हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी जिसको हम इतना बिल्डअप कर रहे थे पिछली 4 वीडियोस में, उसको आज हम एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी की गाइड देखेंगे। स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैटेजी 1750। अब इसका नाम 1750 क्यों है? अगर आप पिछली 4 वीडियो से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम इसमें 17 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 का सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम 1750 है। एक दूसरा और कारण भी है कि आप ईयर 1750 सन 1750 से लेकर के अभी तक का कोई भी चार्ट खोल करके देख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी एक ही तरीके से सब में काम करेगी। और ये स्ट्रैटेजी केवल इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है आपको निफ्टी में या निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। आप किसी भी मार्केट में, वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में इस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है वो सिंपल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर है। आप किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी का डेमोन्स्ट्रेशन। और आज की वीडियो में हम केवल लॉन्ग साइड की बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी नए नए ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, उनको लॉन्ग में ट्रेड लेना बहुत ईजी पड़ता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि वो थोड़ा इंट्यूटिव भी होता है, थोड़ा सा समझ में भी आसानी से आता है कि चलो हमने पहले बाई किया, फिर स्टॉक का प्राइस बढ़ा और उसके बाद हमने सेल किया। तो ये होता है लॉन्ग। अब शॉर्ट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, पहले सेल करना होता है और फिर बाय करना होता है। वो तो उसका सेटअप इस एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है और वो थोड़ा सा समझाना मुश्किल पड़ेगा नए ट्रेडर्स के लिए, इसीलिए आज हम केवल लॉन्ग की बात करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रीकैप। अगर आपने पुरानी हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं इसी वाली सीरीज में, तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली वीडियोस जाकर के देखें और उसके बाद यहां पर आए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए। हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात करी है। पूरी स्ट्रैटेजी में हम केवल 3 इंडिकेटर्स यूज करेंगे। पहला जो मेजर है वो है 50 सिंपल मूविंग एवरेज, देन वीवैप है जो कि कंफर्मेशन के लिए है, और फिर 17 सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि आपके खराब ट्रेड्स को फिल्टर आउट करने के लिए है। क्या क्या इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इन इंडिकेटर्स को यूज कैसे किया जाता है इंडिविजुअली, यानी अकेले अकेले अगर आप इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम इन तीनों को कंबाइन करके अपनी स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि आखिर ट्रेड लेना कैसे है। तो सबसे पहले एक चेकलिस्ट। जब भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी करें, आप ये वाली स्ट्रैटेजी लें या कोई भी और स्ट्रैटेजी लें, उसमें हमेशा एक लिस्ट होगी जो जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी लिस्ट में ब्रेक कर दिया है, जिसको कि हम देखेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, देयर शुड बी अ क्लियर पुल बैक आफ्टर अ स्विंग। अब देखिए, हमारी जो ये पूरी की पूरी सीरीज है, इसका नाम ही इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग है, और इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्विंग होना बहुत ज़रूरी है। अब ये गलती जो नए ट्रेडर्स हैं वो कई बार करते हैं कि मान लीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस ऐसे ऊपर नीचे एक ही किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, जस्ट ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पर कोई क्लियर स्विंग नहीं है, ना कोई क्लियर ट्रेंड है। स्टॉक जो है, अगर आप इसका मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे वो भी लगभग साइडवेज ही होगा। तो इस तरीके के स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना होता है, जहां पर कि रैंडम प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। कहने का मतलब ये है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई एक स्विंग होना चाहिए क्लियर, और जब एक स्विंग होगा तभी आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। स्टॉक को 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए। स्टॉक को 50 के सिंपल मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी की शुरुआत यहां से होती है। एक क्लियर पुल बैक हो, स्विंग के बाद एक क्लियर पुल बैक हो, और स्टॉक अभी 50 के सिंपल मूविंग एवरेज के पास में हो। अब पास में मैं कितना पास हो, उसको जस्ट कट कर दे, उसके थोड़ा सा नीचे हो, ये सब चलता है कि नहीं, ये सारे के सारे विजुअल चेक्स हैं। जैसे हम आगे एग्जांपल्स को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वाली चीजें चलती हैं, कौन सी नहीं चलती हैं, वो हम आगे देख सकते हैं। तीसरी चीज जो जरूरी है कि स्टॉक शुड नॉट क्रॉस 50 सिंपल मूविंग एवरेज डिसाइसिवली। यानी कि क्या होता है, कई बारी हमारे पास एक जब स्टॉक है, अगर मान लीजिए वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, मान लीजिए ये हमारी एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज है, स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया, स्टॉक ने यहां करके लो बनाया, और स्टॉक यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है, स्टॉक यहीं पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे वाले केस में जो हम अपनी वाली स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक ने 50 के सिंपल मूविंग एवरेज को अच्छे से क्रॉस कर दिया है और स्टॉक यहां पर टाइम बिता रहा है, स्टॉक ने यहां से वापस राइज करने की कोशिश नहीं करी है। तो इस वजह से हम इस टाइप के स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंट्री पॉइंट का कंफर्मेशन होगा थ्रू वीवैप।
एंट्री पॉइंट को हम कंफर्म करेंगे वीवैप से। ट्रेड का सेटअप शुरू होगा 50 सिंपल मूविंग एवरेज से, एंट्री पॉइंट कंफर्मेशन मिलेगा वीवैप से, और आखिरी पॉइंट वो है कि 17 का सिंपल मूविंग एवरेज हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। यानी कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो 17 का सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। 17 का सिंपल मूविंग एवरेज और 50 का सिंपल मूविंग एवरेज सेम डायरेक्शन देने चाहिए, ये हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज है स्टॉक सिलेक्शन। अब स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ये तो हम पहले भी एक बारी बात कर चुके हैं, इस बारी हम एक पूरा प्रोसेस भी देख लेते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपका एक क्राइटेरिया इनफ है। आपको 2-3 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक जो हमारा पहला इंडिकेटर है 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, वही इनफ है। लेकिन स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, और जो बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो पहले मार्केट को ओपन होने देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि आखिर किस पे ट्रेड बनाऊं। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पहले मार्केट को ओपन होने देंगे 9:15 पे जब मार्केट खुलेगी उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं वो अपना स्टॉक ढूंढना शुरू करते हैं। ये सबसे ज्यादा गलत चीज है जो एज अ ट्रेडर आप कर सकते हो। अगर 9:15 में मार्केट ओपन हो रही है तो 9:15 से काफी पहले, यानी आप एक दिन पहले, उस दिन रात को, या 9:15 से पहले सुबह सुबह आपको स्टॉक को सर्च करना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज ट्रेड बन सकता है। आप स्टॉक का सिलेक्शन ट्रेडिंग के टाइम पर नहीं करेंगे, आप स्टॉक का सिलेक्शन ट्रेडिंग से बहुत पहले करेंगे। तो चलिए हम एक बारी चार्ट पर चल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पर, और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने रिलायंस का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं, जब आप नई नई ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो आप केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। केवल निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। वो इसीलिए बिकॉज जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, और उन स्टॉक्स में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी पोजीशन कभी फंस जाएगी। इस तरीके की आपको परेशानी कभी भी फेस नहीं होगी, और काफी सारे लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको ऐसा ना हो कि आप इलिक्विड किसी स्टॉक में घुस जाए जहां पे आपको एंट्री और एग्जिट ही ना मिले प्रिसाइज। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करें। तो हम निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक लिस्ट बनी हुई आ रही है स्टॉक्स की। मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई आ रही है जिसमें कि रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके से स्टॉक्स हैं। तो हम एक बारी जो सबको चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट्स का होना चाहिए, ये पहले से 15 मिनट्स पर सेट है। दूसरी चीज, हमें केवल एक इंडिकेटर चाहिए, हम सारे के सारे इंडिकेटर्स को ऑन नहीं करेंगे। आप यहां पर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर लिखेंगे मूविंग एवरेज, और आप मूविंग एवरेज को क्लिक करेंगे। जब आप मूविंग एवरेज को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक लाइन बनी आ गई है, लेकिन ये मूविंग एवरेज वो नहीं है जो हमें चाहिए। तो आप जाएंगे यहां पर सेटिंग्स में, और आप सेटिंग्स में ये जो 9 है, यानी कि 9 की मूविंग एवरेज दिखा रहा है, हमें ये चाहिए 50 की सिंपल मूविंग एवरेज। यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बाकी ऑप्शंस भी हैं, हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, आप इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा दिखे, हमें क्लियर लाइन दिखे। ये तो अब हमारे चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज 50 का रेडी है, और साथ में हम स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉक ने पहले यहां पर राइज दिया है, और उसके बाद स्टॉक यहां पर एक पुल बैक दे रहा है। जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है, जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो राइजिंग है। यानी कि इस तरह के स्टॉक में हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, हम लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो आपकी राइजिंग है। ऐसे केस में हम लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्टॉक है ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास तो है नहीं, यहां पर तो थोड़ा सा गैप है। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टॉक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में अभी नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं कि अगर सुबह स्टॉक का प्राइस ओपन होने के बाद 15 मिनट या आधे घंटे में अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, और ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पर सपोर्ट ले, एक पॉसिबिलिटी है कि वो वहां पर सपोर्ट ले और वहां पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन जाए। तो इस वाले स्टॉक को
आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं जहां पे मैंने लॉन्ग लिखा है। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक, दूसरे स्टॉक पर। अब हम देखेंगे एक्सिस बैंक का चार्ट। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो एक्सिस बैंक के चार्ट में आप देख सकते हैं, जो मूविंग एवरेज है वो फ्लैट है। मूविंग एवरेज लगभग फ्लैट है। आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज लगभग फ्लैट है। तो ये वाला स्टॉक जो है वो क्लियरली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। यानी कि अगर आप आज इस स्टॉक को देख रहे हैं और आपको कल मार्केट के ओपनिंग के टाइम पर ट्रेड लेना है, कल के ट्रेडिंग डे में आप ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक ना फॉलिंग है ना राइजिंग है। इससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, इसीलिए हम इस स्टॉक को छोड़ देंगे। हम अगले स्टॉक में जाते हैं, जो कि है एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो फॉलिंग है। जब भी आप चार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा पहले जूम आउट करिए, एक ओवरऑल देखिए कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से है। जैसे आप देख सकते हैं, पीछे ये स्टॉक काफी बुलिश था, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक काफी बुलिश था, इसने कंटिन्यूसली राइज दिया है और यहां पर ये बेरिश हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे रिजेक्ट हुआ, यहां पर भी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, यहां पर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, बट अगेन यहां से नीचे आ गया है। तो यानी कि इस वाले केस में भी हम शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। प्राइस अभी के लिए काफी दूर है, आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल बहुत 50 मूविंग एवरेज के पास बनी है, लेकिन प्राइस अभी यहां पर है। बट इस वाले चार्ट को भी आप चाहें तो अपने वाली वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हम यहां पर शॉर्ट मारने के लिए देखेंगे, हम यहां पर शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे। जैसे रिलायंस में हमने देखा लॉन्ग, एक्सिस बैंक में हम कुछ भी नहीं करेंगे, एंड एचडीएफसी बैंक में हम यहां से शॉर्ट मार सकते हैं। चलिए इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का मूविंग एवरेज भी यहां पर फ्लैट है। हम जो रीसेंट मूविंग एवरेज देख रहे हैं एक्सिस बैंक की तरह ये भी फ्लैट है, तो इसमें हम किसी तरीके का ट्रेड नहीं लेंगे। अगला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का मूविंग एवरेज तो राइजिंग है, लेकिन स्टॉक ने डिसाइसिवली मूविंग एवरेज को काट दिया है। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज के काफी ज्यादा नीचे क्लोजिंग दी है। तो इस तरीके से हम इस वाले स्टॉक को भी कंसिडर नहीं करेंगे अपनी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इवन दो ये एक राइजिंग मूविंग एवरेज है जो कि अब लगभग फ्लैट होने जा रही है, मगर स्टॉक का जो प्राइस है उसने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ गया, तो इसीलिए हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम एक आध स्टॉक्स और देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूं, हम टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए टीसीएस का चार्ट, टीसीएस का चार्ट एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। आपको एक क्लियर ट्रेंड मिल रहा है, मूविंग एवरेज क्लियरली राइजिंग है, स्टॉक ने एक यहां पर हाई बनाया और स्टॉक हाई के बाद एक पुल बैक दे रहा है टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज। ये देखिए प्राइस एकदम परफेक्ट मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर के मार्केट क्लोज हुई है। तो अब मान लीजिए नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलती है एंड यहां पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो हम उस बुलिश कैंडल के ऊपर स्टॉक को बाय करने का सोच सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टॉक सेलेक्ट करना होता है। तो मान लीजिए मुझे अगर कल ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आज बैठ करके सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स को एक एक करके चेक करूंगा, और ये बहुत बहुत ही इजी स्टेप है। मतलब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए रिलायंस मूविंग एवरेज राइजिंग, स्टॉक पास में है, ऐड कर लीजिए लॉन्ग ट्रेड के लिए। एक्सिस बैंक फ्लैट फ्लैट मूविंग एवरेज, सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास में नहीं है, मूविंग एवरेज फ्लैट है, डिस्क्वालीफाइड। एचडीएफसी बैंक का प्राइस जो है, जो मूविंग एवरेज है वो फॉलिंग है, लेकिन प्राइस काफी दूर है, अगर प्राइस ऊपर आता है तभी कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंसिडर नहीं करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक मूविंग एवरेज जो है वो क्लियरली फ्लैट है, मूविंग एवरेज यहां पर फ्लैट है, तो हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। बजाज फाइनेंस, जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, इवन दो मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट नहीं लिया है और स्टॉक यहां से काफी नीचे चले गया है, इसीलिए हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको एक दिन पहले ही स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना होता है। यानी अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से जाएंगे तो हम रिलायंस को अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हैं, टीसीएस को अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हैं। एक चीज और, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये पुरानी वीडियो है, आप कभी भी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि मैं रिलायंस को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूं या टीसीएस को बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दिन के स्टॉक का एनालिसिस है, और जब भी ये स्टॉक का प्राइस चेंज होगा, भाव बदलेगा, मूविंग एवरेज ऊपर नीचे होगी, उस हिसाब से एनालिसिस चेंज हो जाएगी। मेरा गोल यहां पर आपको स्टॉक का नाम नहीं देना है, मेरा गोल है आपको सिखाना कि आप किस तरीके से
किसी भी स्टॉक में खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन की बात तो हमारी हो गई, लेकिन अब हमें कंडीशंस देखनी है एंट्री करने के लिए ट्रेड में। मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे जिसको कि हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, जिसको हम देखते हैं। पहला, स्टॉक ने सपोर्ट लिया हो 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे और इस तरीके के आपने स्टॉक्स को फिल्टर कर लिया है। दूसरा, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए जिसकी क्लोजिंग वीवैप लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए और उसकी क्लोजिंग वीवैप की लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब कौन सी कैंडल्स बुलिश होती हैं ये हम देखेंगे आगे, और क्लोजिंग वीवैप के ऊपर कैसे होती है ये भी हम देखेंगे आगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे लिए। तीसरी चीज, एज यूजुअल 17 का सिंपल मूविंग एवरेज शुड नॉट बी इन आवर वे, यानी वो हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर हम एक कैंडल यहां पर बनती है एंड हम यहां से लॉन्ग का ट्रेड बनाते हैं तो 17 का सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहां जाएगा, यहां पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा। 17 का सिंपल मूविंग एवरेज हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं बुलिश कैंडल के। तो जैसा कि हमने बात करी, जब भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, स्टॉक का प्राइस सपोज अभी यहां पर आया एंड उसने एक बुलिश कैंडल बनाई, तो बुलिश कैंडल 3 टाइप की हो सकती हैं। या तो इस टाइप की बुलिश कैंडल होगी जो आपकी सबसे बड़ी बॉडी है जिसमें, और बहुत छोटी विक है। अब इस बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि प्राइस ओपन हुआ यहां पर, जहां पर मैं 1 मार्क कर रहा हूं, प्राइस ओपन हुआ यहां पर, प्राइस ने एक हाई बनाया विच इज एट नंबर 2, प्राइस ने एक लो बनाया जो कि है एट नंबर 3, और क्लोजिंग दी है यहां पर। प्राइस ने क्लोजिंग दी है यहां पर। क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं इस प्राइस पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्लोजिंग हमारी वीवैप की लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग वीवैप की लाइन के ऊपर नहीं है तो ऐसे केस में हम स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो क्लोजिंग इस जगह पर है। दूसरी कैंडल जो कि बहुत बुलिश होती है, इसका नाम जो है वो है हैमर, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसकी जो टेल होगी वो बहुत ज्यादा लंबी होगी। जो हैमर कैंडल होती है, जो दूसरी बुलिश कैंडल है, उसकी टेल बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो टेल बहुत ज्यादा लंबी होगी का मतलब ये है कि आपकी ओपनिंग तो हुई यहां पर, जहां पर मैंने लिखा 1, जो इसका लो बना है वो बना है यहां पर जहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर 2, और जो हाई एज वेल एज क्लोजिंग है ये टॉप में हुई है। हाई एज वेल एज क्लोजिंग यहां पर हुई है। अब कई बार क्या होता है कि थोड़ा और ऊपर हाई बनाता है, क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे होती है, वो चलता है। तो उस केस में आपकी जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, छोटी सी ऊपर की विक होगी एंड बहुत लंबी नीचे की विक होगी, वो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो ओके, और ये वाली कैंडल भी सही है। तो इस तरीके से आपकी दूसरी कैंडल बन सकती है। यहां पर क्लोजिंग इस जगह पर है जहां पर मैंने मार्क करी है। अब तीसरी कैंडल आप देख रहे होंगे, आपको देखने से लग रहा होगा कि यार ये तो रेड कैंडल है, तो ये बुलिश कैंडल कैसे होगी? हैमर चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, हम दोनों को बुलिश कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे गया है और बुल्स नीचे से प्राइस को उठा करके ऊपर तक लेकर के आए हैं। जब बुल्स प्राइस को नीचे से उठा करके ऊपर तक लेकर के आए हैं, वो क्लियरली एक स्ट्रेंथ शो करता है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इस वाले केस में जब हम देखेंगे, इस वाले केस में ओपनिंग तो हुई ऊपर, क्योंकि ये रेड कैंडल है, ओपनिंग हुई ऊपर, इसने लो बनाया नीचे, इतना बहुत ज्यादा नीचे यहां पर इसने लो बनाया है, एंड देन क्लोजिंग हुई है यहां पर नंबर 3 पर। आप देखेंगे क्लोजिंग दोनों केस में अलग अलग है। इस वाले केस में क्लोजिंग ऊपर हुई है, जो हमारी ग्रीन वाली कैंडल है, ग्रीन वाला हैमर है, उसमें क्लोजिंग यहां हुई है, जबकि रेड वाले हैमर में क्लोजिंग यहां पर हुई है। हमें क्लोजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग वीवैप के ऊपर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, स्टॉक थोड़ी देर के लिए वीवैप के ऊपर जाता है और आप ट्रेडिंग की पोजीशन ले लेंगे और फिर वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, और जो कैंडल बनेगी उसमें क्लोजिंग वीवैप के नीचे हो जाएगी, तो आपका जो ट्रेड है वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे केस में हमें कैंडल बनने का वेट करना होता है, और जब तक क्लोजिंग नहीं आती, क्लोजिंग के बिना हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो चलिए अब हमने बात करी कि एक
50 सिंपल मूविंग एवरेज के पास में एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, या इस टाइप की बुलिश या फिर हैमर। जैसे कि हमने दो हैमर देखे, ग्रीन हैमर हो रेड हैमर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों बुलिश होते हैं। तो चलिए अब हमने ये तो समझ लिया कि एंट्री इस कैंडल पे करनी है, लेकिन ये तो यही अभी तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है इस कैंडल के बेसिस पे, लेकिन कितने रुपए पे एंटर करूं, कितने रुपए पे एंटर करूं, कितने का स्टॉप लॉस लगाऊं और कितने का टारगेट लगाऊं, आखिर ये कैसे पता चलेगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ ये बुलिश कैंडल ही डिसाइड करेगी। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ ये बुलिश कैंडल ही डिसाइड करेगी। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहली चीज, जब आपको एंट्री लेनी है, ये आपकी पहली बुलिश कैंडल बनी, आप प्राइस को इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे। आप प्राइस को इसके ऊपर जाने का वेट करेंगे। चलिए हम मान लेते हैं ये कैंडल का जो टॉप है ये 102 रुपए है, ये 102 रुपए है, और जो कैंडल का जो लो है ये 100 रुपए है। जो कैंडल का टॉप है ये 102 रुपए है, और जो कैंडल का जो बॉटम है, जो सबसे लोएस्ट जो प्राइस है वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए है। तो हम अपनी एंट्री कहां पर करेंगे और स्टॉप लॉस को कहां पर लगाएंगे? हम एंट्री ठीक 102 के ऊपर करेंगे। हम एंट्री करेंगे लगभग यहां पर, हम एंट्री करेंगे 102 के ठीक ऊपर। यानी कि जब प्राइस, अब ये आपके ऊपर है कितना ऊपर लेना है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, तो जैसे 100 रुपए का शेयर है तो आप 102 रुपए 10 पैसे पर भी ले सकते हैं, 102.1 पर भी आप बाई कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका जो लोएस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो आप स्टॉप लॉस 99.9 पे भी लगा सकते हैं। अब क्या ये जरूरी है हम 100 का लो है तो क्या 99.9 पे ही लगाएं? नहीं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो 99.8 पे लगाएं, 99.75 पे लगाएं। मान लीजिए स्टॉक 10,000 रुपए का है, मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए का नहीं है, तो वैसे में आप 10,000 के स्टॉक पे 10 पैसे का तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे आप। उसमें हो सकता है 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दें या 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर आप एंट्री लेंगे। यानी कि 102 रुपए 10 पैसे एक या 102 रुपए 25 पैसे पे आप एंट्री लेंगे, और 99 रुपीज 90 पैसे या 99 रुपए 75 पैसे, कुछ इस टाइप पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपकी एंट्री डिसाइड हो गई, आपकी एंट्री एंट्री डिसाइड हो गई और आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया। अब बात आती है टारगेट की, कि हमने एंट्री तो वहां पर कर ली और स्टॉप लॉस भी हमें पता चल गया। अब आखिर हम टारगेट कैसे लें? तो टारगेट शुड बी 1.5 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस। यानी कि आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में अपना रिस्क देखना होता है, आप कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और रिवॉर्ड जो है वो हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए। ये सिंपल ट्रेडिंग की फिलॉसफी है। आपका जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर आप पर स्टॉक 5 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो आपका रिवॉर्ड 5 रुपए नहीं होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड मिनिमम 1.5 टाइम्स होना चाहिए, मिनिमम 1.5 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि आप 7.5 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप 10 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे, 2 टाइम्स भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो स्मार्ट ट्रेडर होता है ना, वो 4 रुपए कमाने के लिए 5 रुपए गंवाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपको 5 रुपए गंवाने हैं, मतलब 5 रुपए गंवाने का चांस है, तो आप 7.5 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे, या आप 10 रुपए कमाने की कोशिश करेंगे। यानी आप 1.5:1 या 2:1 जाएंगे। मैं अपनी ट्रेडिंग में हमेशा 1.5:1 लेकर के चलता हूं, क्योंकि टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आप टारगेट बहुत ज्यादा ऊपर लगाओगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो आपके टारगेट तक जाएगा, और हो सकता है टच करने से पहले ही नीचे आ जाए। इसीलिए मैं 1.5 टाइम्स को रिकमेंड करता हूं। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, 102 रुपए 1 पैसे पर आपने एंट्री ली, एंड 99.9 रुपीज पर आपका स्टॉप लॉस है। तो अब आप टारगेट कैसे निकालेंगे? 102.1 माइनस 99.9, बस आप इसको माइनस करेंगे, और आपके पास जो नंबर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 टाइम्स से, 1.5 टाइम्स से, और उस 1.5 को आप ये 102.1 पे ऐड कर दो। यानी कि
यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपने 2 रुपीज 2 रुपये 20 पैसे, 2 रुपीज 20 पैसे का आपने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस लिया है, यानी आप रिस्क ले रहे हैं 2 रुपीज 20 पैसे का पर स्टॉक में, तो उतना इंटू 1.5, यानी कि 3 रुपीज 30 पैसे का आप टारगेट लेकर के चलेंगे। अब वो 3 रुपीज 30 पैसे आप इसमें जोड़ दीजिए जो आपने जहां पर एंट्री ली है। एंट्री आपने ली है 102 रुपये 10 पैसे पे, तो आप 102 रुपये 10 पैसे पे अपना 3.3 को ऐड कर दीजिए, और जब आप ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 105 रुपये 40 पैसे। तो इससे आपका टारगेट भी डिसाइड हो गया, आपका टारगेट डिसाइड हो गया 105 रुपये 40 पैसे। तो अब आप देखिए हमने इस स्ट्रैटेजी में किया क्या है। हमने ये किया है कि हम रिस्क तो ले रहे हैं 2 रुपये 20 पैसे का, और टारगेट हमारा है 3 रुपये 30 पैसे का, यानी कि अगर हमारा स्टॉप लॉस होगा तो हम कम गवाएंगे, और अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हम ज्यादा कमाएंगे। यही ट्रेडिंग की फिलॉसफी है। अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड काम करेंगे और 5 ट्रेड नहीं काम करेंगे, फिर भी आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आप गवा तो कम रहे हो, गवा कब रहे हो और कमा ज्यादा रहे हो। 2 रुपये 20 पैसे गवा रहे हो पर शेयर, एंड 3 रुपये 30 पैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ डिसाइड हो गया है। एक काम करते हैं, एक बारी हम फिर से समझ लेते हैं कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लेना है। तो चलिए, मैंने इसको एक बारी थोड़ा सा पूरा क्लीन कर दिया है, और मैंने कहा कि मैं फिर से आपको एक दूसरा केस ले लेता हूं। इसी बुलिश कैंडल के ऊपर हम देखेंगे। मान लीजिए जो कैंडल का हाई है वो 500 रुपए है। अभी हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए 500 रुपए के आसपास का स्टॉक है, कैंडल का हाई 500 रुपए है, और कैंडल का लो जो है वो 475 रुपए है, 475 रुपीज। तो अब हम कहां पर बाय करेंगे और अब हम कहां पर सेल करेंगे? तो हम बाय करेंगे 500 के जस्ट ऊपर, यानी 500 रुपीज 25 पैसे, 500 रुपीज 25 पैसे पे हम बाय करेंगे। जैसे ही स्टॉक इस प्राइस के ऊपर चला जाएगा, हम अपना एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे 500 रुपए 25 पैसे पे एंट्री का ऑर्डर। स्टॉप लॉस कहां पर होगा? स्टॉप लॉस होगा 474.75, यानी कि लो से थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंड हाई से थोड़ी सी ऊपर हमारी एंट्री हो गई। तो हमारी एंट्री और एग्जिट दोनों डिसाइड हो गई। एंट्री हाई के जस्ट ऊपर, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लो के जस्ट नीचे। एक ही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस और उसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री। और अब हमें डिसाइड करना है टारगेट। टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट डिसाइड करना सिंपल है। आप ये वाला नंबर लीजिए 500.25, इससे माइनस कीजिए आपका स्टॉप लॉस 474.75, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। यानी कि इतने का रिस्क हम एक ट्रेड में लेकर के चल रहे हैं, सॉरी एक स्टॉक में लेकर के चल रहे हैं। पर स्टॉक हमारा इतने का रिस्क है। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 25 रुपये 50 पैसे का रिस्क, यानी कि पर स्टॉक आप 25 रुपये 50 पैसे का रिस्क लेकर के चल रहे हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, और वापस ये जो नंबर आएगा इसको आप ऐड कर दोगे अपने एंट्री पे। तो यानी कि 500 रुपये 25 पैसे पर आपकी एंट्री, 474 रुपीज 75 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट के लिए 1.5 गुना हम ऐड करेंगे अपनी एंट्री पर। टारगेट के लिए हम 1.5 गुना ऐड करेंगे अपनी एंट्री। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सारी की सारी बात तो कर ली, लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि आखिर कितनी क्वांटिटी खरीदें। जैसे हमने 2 एग्जांपल देखे थे। एक केस में तो पर स्टॉक आपको 2 रुपये 20 पैसे का लॉस हो सकता था, लेकिन दूसरे वाले केस में आपको 25 रुपये 50 पैसे का लॉस हो सकता था। तो अब दोनों केस में बराबर क्वांटिटी थोड़ी ना खरीदेंगे। यानी एक केस, एक 500 रुपए का स्टॉक है, हो सकता है आप उसमें कम क्वांटिटी खरीदोगे। एक 100 रुपए का स्टॉक है, हो सकता है आप उसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे। लेकिन क्वांटिटी को डिसाइड कैसे करें? और ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ट्रेडर जो है वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ट्रेडर को
अपने अपनी मन की वजह से वो क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। मतलब उनकी इच्छा होती है कि आज ज़्यादा ट्रेड करना है तो चलो बड़ी क्वांटिटी ले ली, आज कम ट्रेड करना है तो कम क्वांटिटी ले ली, आज मज़ा आ रहा है तो आज तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं क्योंकि आज बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है वो नहीं होती है। आपकी क्वांटिटी आपके रिस्क के बेसिस पे डिसाइड होगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। रिस्क का अमाउंट आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। रिस्क का अमाउंट आपको सबसे पहले डिसाइड करना है और क्वांटिटी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप केवल अपना रिस्क वाला अमाउंट ही लूज करें। यानी कि एक स्टॉक, अब आप कोई सा भी स्टॉक लेते हैं, ट्रेडिंग में दो चांसेस होते हैं, या तो विन या फिर लूज। दो ही चांसेस हो सकते हैं, और तो क्या होगा, या तो हो सकता है स्टॉक टाइम आउट हो जाए, मतलब आप लेके बैठे हैं लेकिन ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट टू हिट हुआ। लेकिन जनरली दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो आपका विनिंग स्टॉक होगा या आपका लूजिंग स्टॉक होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो आपको एक अपना रिस्क का अमाउंट डिसाइड करना है और हर बार आपको उतना ही रिस्क लेना है। हर बार आपको उतना ही रिस्क लेना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि रिस्क का अमाउंट मेरा 1000 रुपए है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मेरे रिस्क का अमाउंट जो है वो 1000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर ट्रेड में 1000 रुपए गंवाने को तैयार हूं। मैं हर ट्रेड में 1000 रुपए गंवाने को तैयार हूं, उससे ऊपर नहीं गंवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1000 रुपए मेरी लिमिट है। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं इसके ऊपर का रिस्क कभी भी नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1000 रुपए मेरी मैक्सिमम लिमिट है। तो चलिए अब अगर आपने पिछली वाली आ, आ, तो चलिए अब अगर आपने ध्यान से सब कुछ सुना है तो मुझे बताइए, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आप हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाने की कितनी कोशिश करेंगे? आप कितना प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे? अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के देख सकते हैं। अभी अभी जस्ट हमने इसकी बात करी है कि रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। मैं 5 सेकंड का पॉज लेता हूं, आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाकर के देखिए, या फिर आप चाहें तो सोच सकते हैं, फिर आप यहां पर आइए, फिर हम देखते हैं कि क्या कितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले, अगर आप 1000 रुपए का रिस्क लेते हैं तो उसका इंटू 1.5 टाइम्स रिस्क का हमेशा मिनिमम 1.5 गुना तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही होता है। अगर आप 1.5 गुना रिवॉर्ड नहीं ले रहे हैं, आप उससे पहले निकल रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडर ज्यादा बड़ा रिस्क छोटे रिवॉर्ड के लिए नहीं लेगा। रिस्क तभी लिया जाता है जब रिवॉर्ड बड़ा हो। यानी कि अगर आपका रिस्क अमाउंट जो है वो 1000 रुपए है, तो आपका रिवॉर्ड जो होगा वो 1500 रुपए होगा, 1500 रुपीज। आप 1500 रुपए से कम लेकर के किसी स्टॉक से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से बड़ा होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हमने एक केस की बात कर रही है कि हमारी एंट्री बनी सपोज 100 रुपए पे। 100 रुपए पे हमारी एंट्री बनी, 95 का हमारा हुआ स्टॉप लॉस। अब 100 माइनस 95, तो ये 5 रुपए का हम रिस्क लेके चल रहे हैं। एक बारी हम इसको लिख भी लेते हैं, ये 100 और यहाँ पे 95। तो हमारा रिस्क कितना है? रिस्क हमारा है 5 रुपए। 5 रुपए टारगेट कितना होगा? टारगेट होना चाहिए 7.5 रुपए का, मिनिमम 7.5 रुपए का, यानी कि 2.5 टाइम, यानी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना टारगेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 7.5 रुपए का अगर टारगेट है तो 100 पे 7.5 ऐड करोगे तो 107 रुपए 50 पैसे का आपका टारगेट आएगा। एंट्री आपने ली 100 रुपए पे, स्टॉप लॉस हुआ 95 का, टारगेट हुआ 107 रुपए 50 पैसे का। अब हम इसमें क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने पहले ही डिसाइड किया है कि मैं केवल 1000 रुपए का रिस्क लूंगा। आपने पहले ही डिसाइड किया है कि मैं केवल 1000 रुपए का रिस्क लूंगा। अब ये देखिए, ये 1000 रुपए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया है। मान लीजिए आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बड़ी है। मान लीजिए आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं। आप 10 लाख से सपोज ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो आप जनरली जो अपनी ट्रेडिंग कैपिटल होती है उसका 1% लोग रिस्क लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अगर आप 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 10,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 1000। तो 1000 की जगह आप 10,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आप 1 लाख से की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप 1 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो 1000 रुपए का रिस्क अमाउंट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसी तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2000 का रिस्क लें और 3000 का आपका फिर रिवॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 2000 इंटू 1.5 3000 का आपका रिवॉर्ड हो जाएगा।
तो जैसे हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, आप रिस्क लेने वाले हैं 1000 रुपए का। टोटल जो आपका रिस्क अमाउंट है वो है 1000 रुपए, और आपका रिस्क पर स्टॉक जो है वो है 5 रुपए। रिस्क पर स्टॉक है 5 रुपए, क्योंकि 100 माइनस 95। तो अब क्वांटिटी कैसे निकलेगी? क्वांटिटी निकालना बहुत सिंपल है। आप टोटल रिस्क ले रहे हो 1000 रुपए का, पर स्टॉक है 5 रुपए का रिस्क, तो 1000 को आप 5 से डिवाइड कर दो। 1000 को आप 5 से डिवाइड करोगे, आपकी क्वांटिटी बन के आ गई 200। यानी कि आप जब इस ट्रेड में एंट्री करेंगे, आप 100 रुपए पर 200 स्टॉक लेंगे। आप 100 रुपए पर 200 स्टॉक लेंगे, यानी आप 20,000 के शेयर्स खरीदेंगे। आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपए तब होगा जब ये स्टॉक 5 रुपए नीचे चले जाएगा, एंड आपका 1500 रुपए का प्रॉफिट, 1.5 गुना प्रॉफिट तब होगा जब ये स्टॉक 7 रुपए 50 पैसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए हमें इसी वाले रिस्क अमाउंट में, मान लीजिए आपने ये वाला ट्रेड तो ले लिया, ये वाला ट्रेड चलिए हमने देख लिया, अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी एंट्री जो है, जो हमारी एंट्री है वो है लेट से 1000 रुपए पे। मान लीजिए जो हमारी एंट्री है वो है 1000 रुपए पे। जो हमारा टारगेट है वो पहले डिसाइड नहीं होगा। उससे पहले क्या डिसाइड होगा? उससे पहले डिसाइड होगा स्टॉप लॉस। क्योंकि जब स्टॉप लॉस आपका डिसाइड हो जाएगा, उसी का 1.5 गुना तो आप टारगेट लोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस निकालते हैं चार्ट से। मान लीजिए स्टॉप लॉस आता है 950 का। स्टॉप लॉस आता है 950 का। तो आप रिस्क कैसे ले रहे हैं? आप रिस्क कितना ले रहे हैं? 1000 माइनस 950, यानी कि जो आपका रिस्क अमाउंट है वो है 50 रुपए का। 50 रुपए का। अगर रिस्क अमाउंट 50 रुपए है तो रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? रिवॉर्ड होगा, इसको आप 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिवॉर्ड होगा 75 रुपए, 75 रुपीज। आपका टारगेट कितना हो जाएगा? 75 रुपए को 1000 रुपए पे ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 1075। यानी कि अगर आपका लॉस होगा तो आपका 50 रुपए का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो 75 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। 50 रुपए पर शेयर आप रिस्क ले रहे हैं, 75 रुपए पर शेयर का आपका रिवॉर्ड है। तो अब हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? रिस्क अमाउंट तो सेम है। देखिए, आपने पिछला वाला ट्रेड लिया तो भी आप 1000 रुपए गंवाने को तैयार थे, यहां पर भी आपने ट्रेड लिया, आप 1000 रुपए गंवाने को तैयार है। 1500 रुपए कमाने के लिए आप 1000 रुपए गंवाने को तैयार है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 50, 1000 डिवाइडेड बाय 50, और इससे आपकी क्वांटिटी जो निकल करके आएगी वो आएगी 20। क्वांटिटी निकल के आएगी 20। तो हम यहां लिख देते हैं QTY, क्वांटिटी वो हो जाएगी आपकी 20। तो हमने पहले वाले केस में देखा कि हमारी क्वांटिटी थी 200, इस वाले केस में हमारी क्वांटिटी है 20। लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये रैंडमली नहीं डिसाइड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस दिन ये वाला ट्रेड ले रहे हैं उस दिन आप बहुत ज्यादा जोश में हैं और आपने 1000 शेयर ले लिए। तो आप 1000 शेयर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, और यहां पर जब आप दूसरा वाला ट्रेड कर रहे हैं तब आपको लगेगा कि अरे यार मेरा आज ज्यादा मन नहीं है, तो आज मैं केवल 2 ही शेयर लेता हूं। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको अपनी क्वांटिटी को पहले चेक करना है। क्वांटिटी को आपको प्रॉपर रिस्क अमाउंट के हिसाब से आपको चेक करना है। आपका रिस्क अमाउंट फिक्स होना चाहिए। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना रिस्क अमाउंट फिक्स कर दीजिए। रिस्क अमाउंट कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए 1000 रुपए हो सकता है, किसी के लिए 10,000 रुपए हो सकता है, किसी के लिए 50,000 रुपए भी रिस्क अमाउंट हो सकता है, या किसी के लिए 500 रुपए भी रिस्क अमाउंट हो सकता है। वो आपके ऊपर है। आप अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% जो है वो रिस्क अमाउंट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेड का एक एग्जांपल। तो हमने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और क्वांटिटी। अब स्टॉक में केवल इतनी चीजें चाहिए होती हैं, राइट? जब आप ट्रेड करोगे तो आपको केवल इतनी चीजें चाहिए। तो यानी कि मान लीजिए 9:15 हो रहा है, 9:15, और वहां से 9:30 तक आप मार्केट को वॉच कर रहे हो। 9:30 पे आपको एक ट्रेड मिला। मान लीजिए ट्रेड आपको मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के कितने शेयर खरीदने हैं वो डिसाइड होगा क्वांटिटी से। एंट्री कहां पर करनी है उसकी हमने बात कर ली। स्टॉप लॉस कितने का लगेगा वो हमने देख लिया, और टारगेट एग्जिट कहां पर करना है वो भी हमने देख लिया। तो यही चीजें चाहिए होती है ट्रेड लेने के लिए। तो अब हम एक ट्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को एक तरीके से कंबाइन करके हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहां पर ट्रेड लेना है।
तो चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं चार्ट पर, और मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अब ये वाला चार्ट मैंने इसलिए ओपन करके रखा हुआ है क्योंकि इसमें रिसेंटली एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था, और उस ट्रेड के थ्रू हम चेक करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम अब सबसे पहले एक इंडिकेटर अपना ऐड करते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा मूविंग एवरेज 50 डे का। मूविंग एवरेज 50 डे का। तो आप यहां पर जाएंगे, आप इसको लेंथ को 50 कर देंगे, इसको आप थोड़ा सा थिक कर दीजिए कैंडल को, ताकि हमें क्लियरली दिखे। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्टॉक का जो प्राइस है वो बार बार ऊपर जाके मूविंग एवरेज पे टच करता है, फिर ऊपर जाता है, टच करता है मूविंग एवरेज पे, फिर यहां से ऊपर गया और फिर यहां पर इसने प्राइस को टच किया। एक यहां पे छोटा सा स्विंग भी इसने बनाया जहां पे इसने फिर से टच किया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर तो बहुत सारी बुलिश कैंडल बन रही है। देखिए, ये हमारा हैमर बना है, ये हमारी एक बुलिश कैंडल बनी है, ये भी बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश कैंडल है, और ये भी बुलिश कैंडल है। अब एंट्री कहां पे करनी है? एंट्री कहां पर करनी है? तो हम एग्जैक्ट एंट्री चेक करने के लिए ऑन करेंगे अपना दूसरा इंडिकेटर, जिसका नाम है वीवैप। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, अब हम इसको भी अपने इंडिकेटर में ऐड कर देंगे। अपर बैंड लोअर बैंड किसी की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल वीवैप की जरूरत है, और हम इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे। हम यहां पर थिक कर देंगे। तो अब अगर मान लीजिए हम इस पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमें एक तीसरे इंडिकेटर की भी जरूरत है जो कि हमें कंफर्मेशन देगा। जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है वो हमें कंफर्मेशन देगा। तो हम ऐड करेंगे मूविंग एवरेज फिर से। इस बारी हम जो मूविंग एवरेज ऐड करेंगे वो होगी 17 की मूविंग एवरेज। हम इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, इनपुट्स में जाकर के टाइम चेंज कर देंगे 17 की सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब आप देख सकते हैं हमारे तीनों इंडिकेटर्स रेडी हैं। ब्लैक वाला जो है इंडिकेटर वो है 50 का सिंपल मूविंग एवरेज, जो डार्क ब्लू कलर से है वो है वीवैप, और जो पर्पल कलर में है वो है 17 का सिंपल मूविंग एवरेज। तो अब आप देखिए कि आपका ट्रेड कहां पर बन सकता है। इस वाली कैंडल को बहुत ध्यान से देखना। मैं एक काम करता हूं, इस वाली कैंडल को मार्क कर देता हूं। इस वाली कैंडल को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर आप इस वाली कैंडल को देख सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है। 70 जो हमारा 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है उस पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने एक बहुत अच्छी ग्रीन बुलिश कैंडल दी। बुलिश कैंडल ने ये जो ब्लू कलर की लाइन है वीवैप, इसको भी कट किया, इसको वीवैप को कट किया, और साथ में जो हमारा 17 का सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी राइजिंग है और हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है। यानी कि अगर स्टॉक का प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो 17 का सिंपल मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर सकता है। क्या ये हमारी एक अच्छी एंट्री थी? देखिए, ये हमारी बिल्कुल भी अच्छी एंट्री नहीं थी। प्राइस यहां से ऊपर गया है वो अलग बात है, प्राइस तो कई बार बिना ट्रेड के भी ऊपर जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है ये हमारी अच्छी एंट्री नहीं थी, क्योंकि स्टॉक ने केवल 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अभी तक वीवैप को कट भी नहीं किया है, अभी तक वीवैप को कट भी नहीं किया है, और 17 का सिंपल मूविंग एवरेज हमारे अगेंस्ट में है। लेकिन इसी के जस्ट 2 कैंडल बाद, 3 कैंडल के बाद एक दूसरी कैंडल बनती है। ये देखिए, इतनी बड़ी एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता था जिससे आप प्राइस को ऊपर की तरफ को ट्रेड कर सकते थे। और एक और अच्छी कैंडल हमें जो यहां पर दिख रही है वो है ये वाली कैंडल। लेकिन अगर आप इस वाली कैंडल पर ट्रेड करते तो देखिए कि आपका स्टॉप लॉस हो जाता है यहां पर, क्योंकि प्राइस वहां से नीचे आ गया। तो अब इस वाली स्ट्रैटेजी में भी स्टॉप लॉस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको पोटेंशियल एंट्रीज दिखा रहा हूं। ये अच्छी एंट्री है, ये वाली अच्छी एंट्री नहीं है, ये वाली अच्छी एंट्री है, और ये वाली अच्छी एंट्री है, ये वाली अच्छी एंट्री है, मगर इसमें स्टॉप लॉस हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसके बगल में ये वाली कैंडल भी तो है ग्रीन वाली, इस पे एंट्री क्यों नहीं है? देखिए, इस पर एंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस है, इसकी जो क्लोजिंग है, इसका जो यहां पर जो क्लोजिंग दी है वो 17 के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। जो क्लोजिंग है वो 17 के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। यानी कि स्टॉक जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है 17 के सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाए, इसीलिए हम इस कैंडल पर एंट्री नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वाले कैंडल पर भी इसने एक बहुत अच्छा मौका दिया हमें। 50 के सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही है स्टॉक का प्राइस, मूविंग एवरेज राइजिंग है, वीवैप के ऊपर की एंट्री है। ये जो हमारी डार्क ब्लू कलर की लाइन है ये वीवैप है, क्लोजिंग इसने वीवैप के ऊपर दी है, और यहां पर इसने
जो हमारा 17 सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है, बल्कि आप देखेंगे 17 का सिंपल मूविंग एवरेज भी राइजिंग है। तो जब प्राइस आता है नीचे आता है तो 17 सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके चला जाता है, क्योंकि 5 मिनट वाला ट्रेडर तो यहाँ पे ट्रेड बनाएगा ना। 5 मिनट वाला ट्रेडर जब यहाँ पे ट्रेड बनाएगा तो वो हमारे लिए और भी अच्छा है, मतलब हमारे लिए डबल कंफर्मेशन है कि ये ट्रेड चल सकता है। तो मान लीजिए हम इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं। अब आप अगर इस कैंडल पे जाकर के पॉइंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर हाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा आता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। कैंडल में 4 चीजें होती हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो अगर मैं इस वाली कैंडल पर हूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो हाई है, इस कैंडल का हाई है वो है 549.35। मैं एक बार ये सारी की सारी चीजें आपको लिख करके दिखा देता हूं। और कैंडल का जो लो है वो है 546.1। तो मैं एक बार सारी की सारी चीजें लिख के दिखा देता हूं। जो हाई है यहां पर वो है 549.35, 549.35। और जो लो है वो है आपका 546.1, 546.1। तो अब हमारा हाई और लो डिसाइड हो गया। एंट्री कहां पर बनेगी? एंट्री बनेगी जस्ट हाई के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 549.35 पे हमारा हाई है तो हमारी एंट्री बनेगी 549.5 पे, 549.5 पे। और जो लो है वो 546.1 है। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के थोड़ा सा नीचे होगा, यानी ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इस लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस होगा। तो आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 546 पे, सॉरी 546 पे। तो इससे हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया। अब हम यहां पर कैलकुलेटर को भी ओपन कर लेते हैं। कैलकुलेटर को अगर हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 549.5 माइनस 546, यानी आप ₹3.5 का रिस्क ले रहे हैं पर स्टॉक। तो हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? रिवॉर्ड होना चाहिए इसका 1.5 गुना। इसको आप 1.5 टाइम्स कर देंगे, तो यानी कि ₹5.25 का हमारा टारगेट है। इसको आप 549.5 जहां पे आपने एंट्री ली वो आप ऐड कर दो, उससे आपका टारगेट आ गया 554.75। इससे हमारा टारगेट आ गया 554.75। अब लास्ट जो चीज बच रही है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी लेनी है? तो क्वांटिटी के लिए हमने बात करी थी, अगर मान लीजिए आपका रिस्क अमाउंट ₹1000 है और ₹1000 पे आप ₹3.5 का रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, पर स्टॉक, तो आपकी क्वांटिटी आ जाएंगी 285, यानी कि आप 285 शेयर खरीदेंगे इस प्राइस पर। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 546 पर और आप टारगेट लगाएंगे 554.75 पर। तो यहां पर हमने सारी चीजें लिख ली। तो मैं ये बाकी की लाइंस हटा देता हूं, हम केवल उस लाइन पे ध्यान देंगे जहां पर हमने एंट्री ली। तो इस वाली कैंडल पर हमारी परफेक्ट एंट्री बनी। हमने इस कैंडल के जस्ट ऊपर यहां पर बाय किया। आप देखेंगे बाय करने के बाद स्टॉक का प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया। एक बार जब आप ना स्टॉक को बाय कर लेते हैं फिर आप बहुत ज्यादा उसको ट्रैक रेगुलरली करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करें और उसके बाद आप रिलैक्स करो, क्योंकि एनीवेज स्टॉक ऊपर या नीचे अपने हिसाब से जाएगा, आप उसमें कुछ कर तो सकते हो नहीं। तो आपको एंट्री के बाद केवल बस चेक करते रहना होता है बीच बीच में कि स्टॉक कैसे चल रहा है। आपको रेगुलरली देख करके, जैसे आपने लिया और लेते ही 2 कैंडल में देखिए ये कहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी होती। अगर आपकी स्टडी सही है, अगर आपका एनालिसिस सही है, तो काफी चांसेस होते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर नीचे भी आ जाता, स्टॉप लॉस भी हिट होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये स्टॉक ने पहले स्टॉक यहाँ से नीचे आया, फिर स्टॉक ने थोड़ा ऊपर जाना शुरू किया। 554.75 पे हमारा टारगेट है, 554.75, जो कि लाइन है यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर प्राइस है 554.75, जो कि आपके राइट में लिखा आ रहा होगा 554.75। तो स्टॉक हमारी एंट्री के बाद यहां तक गया, यहां पर हमने एग्जिट कर लिया और स्टॉक का प्राइस फिर से नीचे आ गया। और आप देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक, ये स्टॉक फिर से हमारा ट्रेड बनाने के लिए अच्छा स्टॉक है, क्योंकि मूविंग एवरेज अभी भी राइजिंग है। स्टॉक ने यहां पर आकर के एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। तो अगर मान लीजिए अगले ट्रेडिंग डे में ये स्टॉक यहां से ऊपर जाता है तो मैं फिर से इसमें ट्रेड बना सकता हूं। एक बारी ऑलरेडी यहां पर ट्रेड बनाया, स्टॉक नीचे आया, अब मैं यहां पर अगर ये वीवैप और 17 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और यहां से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करता है, मैं फिर से लॉन्ग का ट्रेड बना सकता हूं। तो ये हमने एक
पूरा पूरा एग्जाम्पल देखा, किस तरीके से हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है, किस तरीके से स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और टारगेट डिसाइड करना है। अब ये वाली चीज जो है मैंने आपको इस चार्ट में दिखाई, देखिए ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस के बारे में। मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, आप चार्ट में देख करके मजा तो आया होगा कि हाँ देखो यहाँ पर एंट्री बनी, यहाँ से हमारा ट्रेडिंग सेटअप पूरा हुआ, हमने एंट्री करी और हम यहाँ से पैसे बना सकते थे। लेकिन क्या ये चीज इतनी आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगी? तो वो ऐसा नहीं होता। जब आप फर्स्ट टाइम पे अपने चार्ट पे चेक करोगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो वाली चीज करने का एक ही तरीका है, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आपको ये वाली स्ट्रैटेजी जो है निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में एक बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, इसी तरीके से आप निफ्टी 50 के कोई से भी स्टॉक्स ले लीजिए। आप मान लीजिए 5 स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए और आप जाकर के उसमें बैक टेस्ट करिए, आप उसको पीछे ले जाकर के देखिए कि क्या इस स्ट्रैटेजी से पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। और आपका ये काम है कि आपको 5 स्टॉक ऐसे ढूंढने हैं जहां पर ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अगर आपको ये 5 स्टॉक मिलते हैं, अगर आपको कोई ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जहां पर ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो प्लीज कमेंट करिए नीचे और बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करती है मल्टीपल स्टॉक्स में। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये मल्टीपल स्टॉक्स पे काम करती है। तो आपका ये काम है जरूरी और आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा कि हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। एक्चुअल में जब आप करोगे तो ये ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पहले जाकर के बैक टेस्ट करिए और बैक टेस्ट करने के बाद लाइव मार्केट में आप ट्रेड करके ट्राई कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। तो चलिए, इससे हमारी जो 1750 स्ट्रैटेजी थी उसमें लॉन्ग साइड तो हो गई कंप्लीट। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है। देखिए, शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे हमने लॉन्ग के लिए ट्रेड बनाया, उसी का ही बिल्कुल ऑपोजिट हम शॉर्ट के लिए भी ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो है वो थोड़ा सा अनइंट्यूटिव होती है, मतलब जो नया नया ट्रेडर होता है उसको समझ में नहीं आता कि यार बेच के कैसे पैसे कमाएंगे, मतलब खरीद के तो पैसा कमाते हैं, बेच के कैसे कमाएंगे। तो उसके बारे में हम अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छे लगी हो वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और इसका पार्ट 6 जरूर देखना। थैंक यू एवरीवन।